Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine by the grace of Allah. Today our subject is science and we are going to start our first chapter of the science. The name of our topic is cells, tissues and organs. Student, first we have to understand the title of the chapter. What does cells mean? Cells are the smallest part of any living organism by which a living organism is formed. यानी कोई भी living organism जो है वो किससे मिलके बनता है? सेल से मिलके बनता है. अब सेल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. अगर हमारे पास सेल्स जो हैं वो एक हो, ओनली वन सेल, हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. लेकिन अगर बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं वो हमें क्या मिलके बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं. एंड इसी तरीके से सिमिलर टिश्यूज़ जब आपस में मिल जाते हैं क्या बनाते हैं? हमें ऑर्गन्स बनाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. व्हाट इज सेल्स? All living organisms, plant, animal are made up of many tiny units which are called cells. Although there are many types of different cells which perform different function. For example, अगर हम देख रहे हैं तो हम किससे देख रहे हैं? आइस से देख रहे हैं. आइस जो है वो एक पूरा ऑर्गन है, ठीक है. अब ऑर्गन कैसे मिलता है? देखिए, बहुत सारे सिमिलर सेल्स आइस के मिलेंगे. सिमिलर सेल जो जिनको एक ही जॉब करनी हो वो आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे. एंड जब बहुत सारे टिश्यू सेम एक जैसे जिनका स्ट्रक्चर एक हो, जिनका फंक्शन एक हो, जब ये आपस में मिलेंगे तो हमें क्या बना के देंगे? टिश्यू बनाएंगे. और जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिल जाएंगे so they form organs. So basically cell is the basic unit of life, यानी किसी भी जानदार के लिए उसका सेल से बना होना लाजमी है. As a students, the cells are the smallest particle of the living organism, but cells are made up of cytoplasm, cell membrane, nucleus, Golgi bodies and many other part. कहने को हमारे पास जो सेल हैं वो छोटे पार्टिकल हैं, सबसे ज़्यादा छोटे पार्टिकल हैं, जिसकी वजह से हमारी जो भी ज़िंदगी है वजूद में आती है, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका वजूद में आता है. बट सेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, Golgi bodies and many other parts. Let's we study the structure of cell. Within a cytoplasm, a nucleus is present. What is nucleus? स्टूडेंट, जैसे इंसान को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है? ब्रेन है. इसी तरीके से सेल्स में जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? डीएनए होता है. द न्यूक्लियस कैरीज द प्लान फॉर द प्लांट एंड और एनिमल द सेल, कि उसको किस तरीके से ग्रो करना है, उसको क्या काम करना है, उसको सेल को किस केमिकल की ज़रूरत है, उसको किस तरफ जाना है, उसको कब रिप्रोड्यूस होना है, या अगर कोई सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है तो उसकी सारी कंट्रोलेशन किसके अंदर होती है? सेल के अंदर होती है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स हाउ एंड व्हेन द सेल डिवाइड. इवन कि वो ये भी कंट्रोल करता है न्यूक्लियस के सेल को कब डिवाइड करना है, डिवाइड होना है. प्लांट और एनिमल सेल जो है विदाउट न्यूक्लियस रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, यानी जो जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. और हर सेल के अंदर, प्लांट के, एनिमल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. जस्ट लाइक दैट कि ये क्या करता है? ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट करता है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कोड हुई हुई होती है कि जो हमारा सेल है वो प्लांट का या एनिमल का वो कितना पुराना है, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसको कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, उसको क्या चीज़ उसकी खुराक है, क्या चीज़ उसके लिए डेंजर है, उसको किस तरफ मूव करना है, क्या सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है. न्यूक्लियस जो है डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन को भी कंट्रोल कर रहा होता है, उसकी सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा होता है. स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स. Although all plant cells have the same basic structure, many of them are adapted to carry out special job within the plant. Two of them are examples here. Number one is palisade cells. Palisade cells are mostly found in the top surface of the leaves. They have a lot of extra chloroplast to trap sunlight and carry out photosynthesis. Students,
In this picture you have seen the transaction of the leaf. ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है हमारे पास जो लीव है उसका ट्रांसैक्शन है। इसमें देखिए आपको पैरासाइट सेल्स ऊपर की जानिब नज़र आ रहे हैं, ऊपर की तरफ जो लीव होता है, पैरासाइट सेल्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। इनका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? पैरासाइट सेल्स क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके। अब उनको फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्लोरोप्लास्ट। तो पैरासाइट सेल्स में ज़्यादा मिक़दार में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ताकि वो ज़्यादा मिक़दार में सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें और कैरी आउट कर सकें मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोसिंथेसिस। रूट हेयर सेल्स। As we know that root hair cells do not have chloroplast. हमें कैसे पता चलेगा कि जो रूट्स हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है? बाय देयर कलर। अगर हम कभी ज़मीन खोदें और आपको जड़ें नज़र आएँ प्लांट की, ट्री की, तो आपको कैसी नज़र आएंगी? वो ब्राउन कलर की होंगी या वाइट कलर की होंगी। अब क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो भी पार्ट प्लांट का जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वो ग्रीन कलर का होगा। क्योंकि रूट हेयर सेल्स में आपके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है तो ये अपने फूड नहीं बना सकते और यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड पार्ट में जो रूट का क्या काम होता है, रूट हेयर्स का, ये जो ज़मीन के अंदर मौजूद न्यूट्राइंट्स होते हैं, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, ये उसको एब्जॉर्ब करता है और पूरे प्लांट को सप्लाई करता है। और फिर ये न्यूट्राइंट्स, मिनरल्स फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आते हैं और हमारे पास स्टार्च यानी शुगर, ग्लूकोज प्लांट जो है बनाता है। अगर हमारे पास रूट हेयर्स ना हो या डेड हो जाएं तो क्या होगा? प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल और प्लांट की क्या होगी? डेथ हो जाएगी। देयर आर लॉन्ग एंड थिन टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया। ये कैसे होते हैं? वाइट कलर के होते हैं, लंबे लंबे धागे नुमा होते हैं, समटाइम थोड़े से मोटे होते हैं। ये क्यों होती है इनकी शेप? ये शेप इसलिए होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी एब्जॉर्ब कर सकें सॉइल से, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकें और प्लांट को प्रोवाइड कर सकें फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Now students, we study the structure of plant cell. Students, as I have told you that every living organism is made up of cell. We have two categories of organism, plant and animal. Plant animals जो होते हैं वो basically बने तो cell से बने होते हैं, but there are some differences between plant cell and animal cells. The main difference between the plant cell and animal cell is the shape. प्लांट सेल हैज़ अ डिफाइंड शेप, यानी जो हमारे पास प्लांट सेल होता है उसका एक मखसूस पर्टिकुलर शेप होता है, जबकि हमारे पास जो एनिमल सेल होता है उसका पर्टिकुलर शेप नहीं होता। अब प्लांट सेल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल। प्लांट सेल के पास क्या होता है? सेल वॉल होता है जो काम करता है एज अ सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल जो होता है बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बना होता है? सेलुलोज से मिलकर बना होता है। एंड इट हेल्प टू कीप द प्लांट रिजिड। ये सेलुलोज क्या करता है? सेल वॉल को एक पर्टिकुलर शेप कायम करने में हेल्प आउट करता है कि उसके अंदर एक प्रेशर बना रहे, उसका शेप जो है वह बना रहे। द वैक्यूल इज़ अ बिग bag-like structure in the center of the cytoplasm. It takes up the most space inside the cell and contains a solution of sugars and salt. This solution is called cell sap. प्लांट सेल में दूसरा जो डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है? वो होता है वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो एक बड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म के सेंटर में होता है। इसके अंदर शुगर से सोल्यूशन होती है और सॉल्ट सोल्यूशन होता है। इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं। सेल सैप पुशेस द साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल। जो ये वैक्यूल है बेसिकली ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म को दीवार की तरफ यानी वॉल की तरफ, सेल वॉल की तरफ धकेलता है और इस तरह जो सेल की जो शेप है वो बनी रहती है। इसकी पर्टिकुलर शेप होती है सेल वॉल की ऑफ प्लांट। क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast contain the green pigment called chlorophyll. Chlorophyll is used by plant in photosynthesis, the process by which plant make their own food. अब थर्ड डिफरेंस क्या होता है प्लांट सेल में? वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट सेल के अंदर स्टूडेंट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो है
कब काम आता है? क्लोरोफिल, आपको पता है कि जो प्लांट है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और क्लोरोफिल जो है वो हेल्प करता है प्लांट की कि वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना फूड खुद प्रिपेयर करे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, न्यूट्राइंस एंड अदर थिंग्स। अगर हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हो, लेकिन अगर प्लांट के अंदर आपके पास क्लोरोप्लास्ट ना हो तो जाहिर सी बात है उसका क्लोरोफिल भी नहीं होगा, और जब उसमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट क्या होगा? डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट अपना फूड जो है वो खुद नहीं बना पाता, क्योंकि प्लांट जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएगा अगर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट फिर नहीं मौजूद हो। तो कितने डिफरेंसेस आ गए स्टूडेंट्स प्लांट सेल में? सबसे पहले डिफरेंट है सेल वॉल। सेल वॉल होता है प्लांट सेल में जो उसके जो बना होता है सेलुलोज से, जो हेल्प करता है प्लांट को कि उसका एक रिजिड शेप, जो पर्टिकुलर शेप है वो बनी रहे। उसके बाद प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है जो बिग बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म के सेंटर में, और इसके अंदर 2 टाइप ऑफ सोल्यूशन होते हैं, शुगरी एंड सॉल्टी सोल्यूशन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल सैक कहते हैं। और थर्ड चीज़ क्या होती है प्लांट सेल में? वो होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का क्या काम होता है? वो प्लांट के अंदर को हेल्प करता है कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Students, we know that plant does not have a skeleton. तो अब प्लांट को अपना शेप बरकरार रखने के लिए सेल वॉल और सेल सैप की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से सेल का जो होता है शेप जो होता है वो बरकरार रहता है, और प्लांट जो होता है एक मजबूत तने की तरह मजबूत उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू द सेल वॉल एंड द वैक्यूल ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं प्लांट सेल से। सबसे पहला जो डिफरेंस है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का वो ये कि एनिमल सेल का कोई डिफाइंड शेप नहीं होता। अब एनिमल सेल का डिफाइंड शेप क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो बहुत ज़्यादा थिन होती है। द सेकेंड डिफरेंट इज दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट्स वाई दे डज नॉट पजेस क्लोरोप्लास्ट। एंड द थर्ड मेन डिफरेंस इज वैक्यूल। एनिमल सेल्स में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं लेकिन टेम्पररी, यानी कुछ टाइम के लिए वो मौजूद होते हैं फिर गायब हो जाते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल लार्ज होता है और बड़ा होता है, और जिसकी वजह से जो प्लांट सेल है वो अपनी शेप बरकरार रखते हैं। क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से एनिमल सेल की कोई डिफाइंड शेप भी नहीं होती। स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स। Although all plant cells have the same basic structure, many of them are adapted to carry out special job within the plant. 2 of them are examples here. Number 1 is palisade cells. Palisade cells are mostly found in the top surface of the leaves. They have a lot of extra chloroplast to trap sunlight and carry out photosynthesis. Students, in this picture you have seen the transection of the leaf. जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है हमारे पास जो लीव है उसका ट्रांसेक्शन है। इसमें देखिए आपको पैरासाइट सेल्स ऊपर की जानिब नज़र आ रहे हैं, ऊपर की तरफ जो लीव होता है, पैरासाइट सेल्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। इनका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? पैरासाइट सेल्स क्या करते हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके। अब उनको फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्लोरोप्लास्ट। तो पैरासाइट सेल्स में ज़्यादा मिक़दार में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ताकि वो ज़्यादा मिक़दार में सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें और कैरी आउट कर सकें मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोसिंथेसिस। रूट हेयर सेल्स। As we know that root hair cells do not have chloroplast. हमें कैसे पता चलेगा कि जो रूट्स हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है? बाय देयर कलर। अगर हम कभी ज़मीन खोदें और आपको जड़ें नज़र आएँ प्लांट की, ट्री की, तो आपको कैसी नज़र आएंगी? वो ब्राउन कलर की होंगी या वाइट कलर की होंगी। अब क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो भी पार्ट प्लांट का जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वो ग्रीन कलर का होगा। क्योंकि रूट हेयर सेल्स में
आपके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है तो ये अपने फूड नहीं बना सकते और यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड पार्ट में जो रूट का क्या काम होता है, रूट हेयर्स का, ये जो ज़मीन के अंदर मौजूद न्यूट्राइंट्स होते हैं, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, ये उसको एब्जॉर्ब करता है और पूरे प्लांट को सप्लाई करता है। और फिर ये न्यूट्राइंट्स, मिनरल्स फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आते हैं और हमारे पास स्टार्च यानी शुगर, ग्लूकोज प्लांट जो है बनाता है। अगर हमारे पास रूट हेयर्स ना हो या डेड हो जाएं तो क्या होगा, प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल और प्लांट की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। देयर आर लॉन्ग एंड थिन टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया। ये कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, लंबे लंबे धागे नुमा होते हैं, समटाइम थोड़े से मोटे होते हैं। ये क्यों होती है इनकी शेप? ये शेप इसलिए होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी एब्जॉर्ब कर सकें सॉइल से, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकें और प्लांट को प्रोवाइड कर सकें फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटो। स्पेशलिस्ट एनिमल सेल्स। Animal cells are adopted to carry out complicated tasks within the animal's body. क्योंकि स्टूडेंट्स एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी दो डिफरेंट टाइप की बॉडी है, इनकी जो न्यूट्रिशन है ये अलग तरीके से अपनी टेक करते हैं, तो इनके सेल्स में भी स्पेशलाइज्ड हुए हैं इनके अपने जॉब को परफॉर्म करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है, अब ह्यूमन के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स हो गए, हम पढ़ेंगे इसमें नर्व सेल्स पढ़ेंगे, क्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स एंड मैनी मोर। रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आपको नाम से लग रहा है कि रेड ब्लड, ये किस कलर के होंगे, रेड ब्लड कलर के होंगे। अब ये रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते क्यों हैं? देखिए, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं रेड कलर के इसलिए होती हैं क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। और हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ये हीमोग्लोबिन जब हम एयर इनटेक करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को अपने साथ, हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी बॉडी तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अगर हमारे पास रेड ब्लड सेल्स ना हो या हमारे पास बॉडी में आपके पास हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आपको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होगी। हमारे पास शेप क्या होता है रेड ब्लड सेल्स का, दे आर बाइकॉन्केव शेप, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इनका काम क्या होता है, दे कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी इन द ब्लड, यानी ये ब्लड के ज़रिए ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं सारे बॉडी के अंदर। नर्व सेल्स। नर्व सेल्स आर थ्रेड लाइक शेप, यानी जो नर्व सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, धागे नुमा होते हैं। इनका काम क्या होता है, दे कैरी मैसेज अराउंड द बॉडी। नर्व सेल, व्हाट आर नर्व सेल? बेसिकली नर्व सेल्स होते हैं हमारे पास रिस्पॉन्ड करने वाले, यानी जब हमें पूरी बॉडी के अंदर नर्व सेल पाए जाते हैं, सेंसरी और सेंस करते हैं किसी भी चीज़ को, और ये एज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को कि ये हमारी कोई चीज़ ख़तरनाक हो रही है, ये क्या हमारे फ़ायदेमंद हो रही है, ये हमारी बॉडी में क्या एक्ट हो रहा है, ये इनका काम होता है नर्व सेल्स का। नर्व सेल जितने भी वो कनेक्टेड होते हैं ब्रेन से, दे आर लॉन्ग एंड थिन, लंबे होते हैं और पतले होते हैं, अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग होते हैं। इनका कनेक्शन बोथ एंड से क्या होता है, यानी दे आर कनेक्टेड बोथ एंड, यानी ऊपर और नीचे से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एपिथेलियल सेल्स, क्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स, they are tiny hairs called cilia. देखिए, look at the picture student, you have seen hair like projections, they are called cilia. All along on the upper surface sweep dust and microbes along in the airways, such as the lining of nose and windpipes, so keeping them clean. Ciliated cells in the oviducts move the egg cells along from the ovaries to the uterus. स्टूडेंट, ये जो हमारे पास क्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, बेसिकली कैसे होते हैं, सेल होता है और उसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जैसे हमारे पास ब्रश होता है टूथब्रश, इसी तरीके से जो हमारे पास क्लिएटेड सेल्स होते हैं ये ऊपर से थ्रेड लाइक होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये जो एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं एयर के अंदर, ये उसको ट्रैप कर लेते हैं। ये क्लिएटेड सेल ज़्यादातर हमारी नोज़ में पाए जाते हैं और हमारी ओविडक्ट्स में। नोज़ में इनका काम क्या होता है, क्लिएटेड सेल्स क्या करते हैं, क्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स ये एयर में मौजूद जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं
माइक्रोब्स होते हैं, इनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको नोज़ और विंड पाइप में जाने से रोकते हैं। और कीलेटेड सेल जो ओविडक्ट्स में होते हैं, उनका काम ये होता है कि ये एग्स जो यूट्रस ओवरी प्रोवाइड करती है, एग्स जो बनाती है ओविडक्ट के अंदर, ये उसको हिला के यानी ये मूव करते हैं, और मूव करते करते ये जो हमारे पास एग्स बनाती हैं ओवरीज, इनको यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल, यानी जितने भी जानदार हैं वो किससे मिलके बने, सेल से मिलके बने। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड आया है यूनी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनी? यूनी मीन वन, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारे पास यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट एंड एनिमल्स बोथ हैं हमारे पास, यानी बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो यूनिसेलुलर यानी एक सेल से मिलके बने, और बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो सिंगल सेल से मिलके बने हैं हमारे पास, जैसे अमीबा है, कॉलरा है, पैमीशियम है, यूग्लिना है। दीज ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हाउएवर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ऑल ग्रुप टुगेदर, यानी लेकिन जब ये बहुत सारे सेल्स एक साथ मिल जाते हैं तो ये हमें नज़र आते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, मोस्ट ऑफ सेल्स विच आर वेरी स्मॉल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्योंकि एक सेल मिल के बने होते हैं, सिर्फ एक सेल होता है और वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म को होता है, तो उसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसको सांस लेनी है तो उसके अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी प्रोवाइडिंग के लिए, अगर उसमें उसको फूड प्रिपेयर करना है तो उसके अंदर राइबोसोम्स है। यानी अगर एक सेल्स का कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर तमाम ज़िंदगी के जो ये नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर करने की सलाहियत मौजूद होती हैं, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। Most of living things, however, are made up of large number of cells. They are grouped together. The human body is made up of billions of cells, most of which are very small and can be seen only with a lower microscope. A red blood cell, for instance, is only 0.00 नैनोमीटर across. अब हमारे पास बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं स्टूडेंट्स जो क्या है, बहुत सारे यूनिसेलुलर सेल्स बनते हैं, बहुत सारे सेल्स बनते हैं और हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नज़र आता है। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास ह्यूमंस की भी है। ह्यूमन जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, जैसे अर्थवर्म आ गया, हमारे पास ये फंगस आ गया है, एल्गी हमें जो नज़र आती है, ये किंगडम में जितने प्रोटिस्टा हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, तमाम क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि काई जमी हुई होती है ग्रीन कलर की, हम कहते हैं ना एल्गी जम गई है या काई जम गई। ये बेसिकली एक एल्गी नहीं होती बल्कि ये कॉलोनी होती है। बहुत सारे एल्गी के जो सेल्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं और हमें एज और ग्रीन कलर नज़र आता है, लेकिन ये एक प्लांट नहीं होता बल्कि क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं और हमें नज़र आते हैं। इसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, उसे हमको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं।